Hi friends, I am Wasim Khan and you are watching my channel VK Spoken English. फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जब मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको कुछ सेंटेंस घर में बनाने के लिए दिए थे। उसका होमवर्क जो है आपने किया होगा और आई होप कि आपने सब सेंटेंस अच्छे बनाए होंगे। तो बेसिकली वो सेंटेंस जो मैंने दिए थे वो ये हैं और आप मैच कर सकते हैं कि मेरे राइट साइड में फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ माई राइट साइड, तो आप इससे मैच कर लीजिए। ये 7 सेंटेंस मैंने दिए थे एंड आई हैव ट्रांसलेटेड सेंटेंस इनटू इंग्लिश हियर। सो आप इसको मिला सकते हैं, आप इसको मैच कर सकते हैं और जो भी गलती हो आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको उसके बाद भी कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, इफ़ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दीज सेंटेंसेस, फॉर्मेशन और ग्रामेटिकल एरर और एनी मीनिंग यू डोंट हैव in your mind, so you can ask me directly by commenting on my YouTube channel. सो फ्रेंड्स, आप इसको मैच कर लें और उसके बाद हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है पहला माइलस्टोन स्पोकन इंग्लिश का। स्पोकन इंग्लिश जिससे हम बोल सकते हैं वो है टेंस, और टेंस का पहला माइलस्टोन आज हम ब्रेक करेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो फ्रेंड्स, अब इसको मैच करने के बाद अब हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर। तो फ्रेंड्स, ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिटन ऑन द बोर्ड। अब हम इसके सिंटेक्स के बारे में जानेंगे और इसकी जो पहचान होती है उसके बारे में जानेंगे। तो इसकी जो रिकॉग्निशन है, यानी जो इसकी पहचान है, रिकॉग्निशन मीन्स पहचान, तो वो होती है सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है और ते हैं। ता है, ती है और ते है। ये वर्ड जब सेंटेंस के लास्ट में होंगे तो वही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। जैसे वह खाना खाता है, आप बाज़ार जाते हैं, राम स्कूल हर रोज़ जाता है। सबके लास्ट में अगर ता है, ती है, ते हैं तो वही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। अब इसके आगे हम इसके सिंटेक्स पे बढ़ेंगे। Syntax means the rule of making a sentence, how can we make it, the collocation of the sentence। तो सिंटेक्स पे सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट लिखेंगे हम, उसके बाद वर्ब लिखेंगे हम। वर्ब में एस और ई एस लगाएंगे, इनमें से कोई एक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। ये जो सिंटेक्स हमारा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का है, यानी सिंपल सेंटेंस का। AFFIRMATIV यानी सिंपल। ऐसा सेंटेंस जिसमें ना ही क्या हो और ना ही नहीं हो, यानी बिल्कुल फ्लैट सेंटेंस हो, उसे असर्टिव भी कहते हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का आपके लिए सिंटेक्स है, यानी रूल है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस, ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। किसी भी सेंटेंस में जिसमें नहीं और कोई सवाल नहीं पूछा जाता है उसे ही हम सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसके लिए आप ये सिंटेक्स है और इससे ही आप, इसकी मदद से आप सेंटेंस को बनाने वाले हैं। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल की ओर। पहला एग्जाम्पल, वह अच्छी क्रिकेट खेलता है। वह अच्छी क्रिकेट खेलता है। तो फ्रेंड्स, इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे। या अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हम देखते हैं कैसे, वह अच्छी क्रिकेट खेलता है। तो काम करने वाला इसमें कौन है? इसमें काम करने वाला है वह के लिए हम इस सब्जेक्ट को यहाँ रख देंगे ही के बाद अब हमें रखना है वर्ब। तो वर्ब किसे कहते हैं? सवाल ये उठता है कि वर्ब किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है वर्ब किसे कहते हैं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो वर्ब किसे कहते हैं कि जानने के लिए आप, ये ज़रूरी है कि सेंटेंस में देखें कि क्या काम हो रहा है। सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है उसे ही हम वर्ब कहते हैं। तो इस सेंटेंस में बेसिकली वह अच्छी क्रिकेट खेलता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है काम? खेलना। खेलने को इंग्लिश में कहते हैं हम प्ले। तो यहाँ रखते हैं हम प्ले। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब सब्जेक्ट आपके सिंगुलर होते हैं, यानी ही, शी, इट या कोई नाम, तो हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, व्हेन your subject is he, she, it and any name, then you have to use s or es in your verb of a sentence.
एंड जब आपके सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे होंगे तो आप वर्ब में कुछ भी नहीं लगाएंगे. नथिंग इज स्टक टू द वर्ब इफ यू हैव सब्जेक्ट्स आई और वी और यू और दे. सो कम हियर. वह अच्छी क्रिकेट खेलता है. लुक एट दिस केयरफुली फ्रेंड्स. ही प्ले, और ये आप जानते हैं कि ही सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस या ई एस लग जाएगा, तो आप इसमें एस लगा देंगे, ही प्लेस. उसके बाद आप आएंगे ऑब्जेक्ट की तरफ, और इस सेंटेंस में वह अच्छी क्रिकेट खेलता है, इसमें काम हो रहा था खेलना. किस पे हो रहा था काम? क्रिकेट पे. वह अच्छी क्रिकेट खेलता है, वह हो गया आपका सब्जेक्ट. उसके बाद आपको वर्ब चाहिए था, आपने वर्ब खेलना निकाल लिया. उसके बाद काम किसके ऊपर हो रहा है? क्रिकेट के ऊपर, तो क्रिकेट हो गया आपका ऑब्जेक्ट. तो ही प्लेज गुड क्रिकेट. गुड क्रिकेट, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. अगर यहाँ वह की जगह पे आई होगा तो आई के लिए, वह की जगह पे मैं होगा तो मैं के लिए आप यहाँ आई रखेंगे, और आई जो होता है वो प्लूरल होता है, और उस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब में एस या एस नहीं लगाना होता है. जैसे कि मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाया, आई, वी, यू और दे के साथ यू डू नॉट हैव टू स्टिक एनी ऑफ एस और ई एस. अब हम चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस की ओर फ्रेंड्स. नेगेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस मैं लिखता हूं, मैं रोज स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ. मैं रोज़ स्कूल में अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाता हूँ. दिस इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस बिकॉज इस सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है. तो आपको इसका जो सिंटेक्स है वो अब चेंज होगा, और आपको देखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में जो सिंटेक्स है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी. सब्जेक्ट, डू या डज में से कोई एक, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी. तो फ्रेंड्स ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं आपके, ही, शी, इट और कोई नाम, इनके साथ नेगेटिव सेंटेंस में हम लगाते हैं डज, यानी डज नॉट, और आई, वी, यू और दे, और कोई टू नेम्स. टू नेम्स मीन्स लाइक राम एंड रहीम, रहीम एंड फही. तो फ्रेंड्स आई, वी, यू और दे और कोई टू नेम्स के साथ आपको लगाना है डू, क्योंकि ये प्लूरल है. तो अब आप सेंटेंस की ओर बढ़ें. मैं रोज़ स्कूल में अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाता हूँ. मैं यानी जो आपका सब्जेक्ट है वो है आई. आई के बाद आपको लगाना है डू या डज में से कोई एक, और आई जो है वो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमेशा डू लगता है, तो आई डू. नहीं के लिए नॉट. पढ़ाने के लिए फ्रेंड्स टीच, TEACH, टीच. ये हो गया आपका वर्ब तक. सब्जेक्ट, डू या डज में से कोई एक, नहीं लगाए तो हमने नॉट लगा दिया, और उसके बाद फ्रेंड्स हमने वर्ब लगा दिया जो टीच था. उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट. इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है मैं रोज़ स्कूल में अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाता हूँ. मैं क्या नहीं पढ़ाता हूँ? अंग्रेज़ी. तो अंग्रेज़ी मीन्स इंग्लिश, ENGLISH. आई डू नॉट टीच इंग्लिश. कहाँ? इन स्कूल. इन स्कूल और रोज़ की डेली. अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ. इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर. तो फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम इंटेरोगेटिव नंबर फर्स्ट बनाएंगे. क्या रमेश क्लास में शोर मचाता है? क्या रमेश क्लास में शोर मचाता है?
ये है इंटेरोगेटिव और वही फर्स्ट टाइप का। तो हमेशा जब भी क्या पहले आता है तो उस सेंटेंस में उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, और इसमें जो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं डू या डज। ये फ़ौरन ही उठ के सबसे पहले आ जाएंगे। यहाँ डू या डज में से कोई एक, वो भी आपको सब्जेक्ट देख के आएंगे। आपके सब्जेक्ट जो अगर कोई नाम है, एक नाम है तो उसके साथ डज आता है, और अगर दो या दो से अधिक नाम है तो उसके साथ डू आता है फ्रेंड्स। तो क्या रमेश क्लास में शोर मचाता है, जब क्या पहले है तो डू या डज में से कोई एक, और रमेश एक नाम है तो आपके लिए डज यहाँ लगाया जाएगा। तो डी ओ यस डज रमेश, डज रमेश। अब उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, शोर मचाना। शोर मचाना फ्रेंड्स, मेक ए नॉइस, मेक आ नॉइस। कहाँ पे, इन क्लास, इन क्लास। अब फ्रेंड्स ये तो हो गया आपका इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का। अब हम चलेंगे इंटेरोगेटिव नंबर सेकंड पे। इंटेरोगेटिव नंबर सेकंड, तो फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव नंबर सेकंड पे हम चलेंगे। मुझे आप रोज क्यों डांटते हैं, मुझे आप रोज क्यों डांटते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये देखना ज़रूरी है कि इसमें जो सेंटेंस की शुरुआत है वो सब्जेक्ट से नहीं है। और एक बात और है कि अगर हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट आप कहीं भी रख देंगे, लेकिन जब भी हम इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमेशा सब्जेक्ट पहले ही आता है। तो इस तरह से इस सेंटेंस में आप मुझे आप रोज़ क्यों डांटते हैं, इसमें डांटने वाला कौन है, आप। और आप जो है वही इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और उसको ही हम प्रेफर करेंगे ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्यों लगा हुआ है, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, वाई। अब इंटेरोगेटिव है, इसलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आता है, सिवाय अगर आपके पास हु है, WHO हु, जिसका मतलब होता है कौन। तो उसके अलावा सभी इंटेरोगेटिव वर्ड्स के बाद फ़ौरन ही हेल्पिंग वर्ब आता है। तो मुझे आप रोज़ क्यों डांटते हैं, वाई, वाई के बाद आपके लिए सब्जेक्ट जो है वो आप है, और आप का मतलब होता है यू, यू के साथ आपको डू लगाना है, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा डू, वाई डू यू। अब उसके बाद फ्रेंड्स इसकी वर्ब क्या है, डांटना। डांटना मतलब स्कॉल्ड, SCOLD, वाई डू यू स्कॉल्ड। अब ये वर्ब हो गया। वर्ब के बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, किसको डांटते हैं, मुझे, वाई डू यू स्कॉल्ड मी। और फ्रेंड्स उसके बाद लगाएंगे हम ETC यानी रोज़, डेली। तो इस तरह से ये हमारा इंटेरोगेटिव नंबर सेकंड बन के तैयार हुआ। मुझे आप रोज़ क्यों डांटते हैं, वाई डू यू स्कॉल्ड मी डेली। अब फ्रेंड्स हम एक और इंटेरोगेटिव देखेंगे। उसकी ये खासियत है कि जब वो वर्ड वो इंटेरोगेटिव आता है तो उसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब यानी डू, डज और डिड हम नहीं लगा सकते हैं। हु जो वर्ड है, WHO हु मीन्स कौन, कौन या किसने, उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप हु के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं कर सकते। अब हम सेंटेंस देखते हैं, इंटेरोगेटिव नंबर 3। फ्रेंड्स आपको अंग्रेज़ी कौन सिखाता है, आपको अंग्रेज़ी कौन सिखाता है। इसमें जो इंटेरोगेटिव वर्ड है वो है कौन, और कौन को ही हम सबसे पहले लगाएंगे यानी हु। और फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया कि हु के साथ डू या डज का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद डायरेक्ट हम वर्ब को लेके आएंगे, यानी वर्ब इस सेंटेंस में है आपकी सिखाना, हु टीच, TEACH।
अब आप ये देखेंगे कि सिखाने वाला एक है, अगर दो होते तो यहाँ लिखा होता सिखाते हैं। आपको इंग्लिश कौन सिखाते हैं, यानी एक से अधिक लोग। और यहाँ है आपको अंग्रेज़ी कौन सिखाता है, यानी हु टीच में हम लगाएंगे ES, क्योंकि हम हु के साथ डू और डस का यूज़ नहीं करते हैं। और जब हम हु आता है तो हम उसके फॉर्मुलेशन में, उस सेंटेंस के फॉर्मुलेशन में हमेशा सिंपल सेंटेंस का जो फार्मूला होता है यानी रूल होता है, हम उसको ही इस्तेमाल करते हैं। यानी वर्ब में एस और ES का यूज़ हम फिर से करने लगते हैं। तो इसमें हु टीचेस और आपको यू, हु टीचेस यू। अब फ्रेंड्स इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यह है ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट। ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट हो गया हु टीचेस यू। और अब क्या बचा आपको, इंग्लिश, ENGLISH। तो हु टीचेस यू इंग्लिश। अब फ्रेंड्स ये भी आप देख लीजिए कि इसमें यू और हु जो हैं ये दो ऑब्जेक्ट हैं। मैंने यू पहले क्यों रखा और मैंने इंग्लिश को पहले क्यों नहीं रखा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर दो या दो से अधिक भी ऑब्जेक्ट हैं तो आपको सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट रखना है जो कि लिविंग ऑब्जेक्ट हो, जो जिंदा ऑब्जेक्ट हो। और जो नॉन लिविंग है उसको हम प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि वो नॉन लिविंग होता है। तो लिविंग ऑब्जेक्ट को हम पहले प्रेफर करते हैं और नॉन लिविंग को बाद में। अगर आप लिविंग ऑब्जेक्ट को बाद में भी रख रहे हैं तो आप उसको टू लगा के रखेंगे। इस केस में जैसे हु टीचेस इंग्लिश टू यू, ये चल सकता है, लेकिन बेहतर है कि आप प्रीफर करें लिविंग ऑब्जेक्ट को। लिविंग ऑब्जेक्ट को हमेशा पहले रखें तो सेंटेंस स्टैंडर्ड बनता है और दिस विल हेल्प यू टू स्पीक द फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश। So it's very important for you to learn all these kind of sentences I have taught you regarding present different tense, and I have tried my best to teach you in a best way and easiest way. So friends, please memorize it for the next chapter. और मैं आपको कुछ sentences भी दूंगा जिसको आपको ट्रांसलेट करके मुझे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताना है। क्योंकि मैंने पहले इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको जो पिछले वीडियो में मैंने आपको सेंटेंसेस दिए थे उसकी मैंने ट्रांसलेट यहाँ करके यहाँ लिख दिया था, तो आप उसको मिला लिया होगा आपने। आई होप कि आप, मैंने जो इस बार आपको मैं सेंटेंसेस दूंगा आप उसको अच्छे से बनाएंगे और उसको ट्रांसलेट करके मुझे अगले वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके 7 सेंटेंस, आप इसे अच्छे से देख लें, इसको आपको लिखना है और नेक्स्ट एपिसोड में आपको इसकी इंग्लिश बना के मुझे बताना है। अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस में आपको परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। और इनमें से अगर किसी सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी सेंटेंस में किसी मीनिंग्स में आपको दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कॉमेंट करके। बोलने को स्पीक कहते हैं, मशीन को मशीन ही, भारत में इन इंडिया। बनाने की हम कहते हैं मेक। नेता मतलब लीडर्स या पॉलिटिशियंस। मिलना मीट, MEET, यहाँ नेता को LEADER। और यहाँ छोटे बच्चे लिटिल चिल्ड्रन या स्मॉल चिल्ड्रन। और दौड़ना रन, मैदान को हम कहते हैं फील्ड। कविता को हम कहते हैं पोयम। और सीखने को हम कहते हैं लर्न। लर्न मीन्स सीखना या याद करना। तो फ्रेंड्स इन्हीं कुछ सेंटेंस के साथ अब मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।